नमस्ते विद्यार्थियों, आज फिर हिंदी व्याकरण की प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था, वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे और मैंने कई भाषा की बारीकियों को आपके सामने रखा था और कई परीक्षा में आने लायक प्रश्नों को उत्तर के साथ में हमने देखा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वर्ण विचार की, स्वर और व्यंजन की। जैसा कि कल मैंने बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और सबसे पूर्ण और सार्थक इकाई कहलाती है वाक्य। अब इसके बाद में इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये भाषा की इबारत शुरू कहाँ से हुई है ना। तो सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और कितने प्रकार के वर्ण हैं वो कल मैंने आपको बताया था। तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन। जी हाँ, जिसमें स्वर की संख्या बताई गई थी, कितनी है? 11 और व्यंजन की संख्या है 33। इस आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हुई 44। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 44 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। तो 11 और 33 मिलाकर हो गए 44 वर्ण। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कल मैंने बताया था आपको कि स्वर की अगर संख्या पूछी जाए तो 11 बतानी है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से विश्लेषित करके प्रश्न हमारे सामने आ जाए और ये पूछा जाए कि शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो हमें बतानी है 10। तो कौन सा ऐसा स्वर है जो अशुद्ध है, तो वो अपन बात करेंगे। आज स्वर को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्वर लिख रहा हूँ। स्वर कुल 11, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर आपके सामने हैं, जिसमें कल अपन चर्चा कर चुके हैं कि इनको क्रम से याद रखना है। क्रम की संख्या पूछी जा सकती है, आगे और पीछे स्वर के बारे में पूछा जा सकता है। ये कल अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन, आखिर ऐसा क्या पैमाना है जिसके आधार पर व्याकरणविदों ने स्वर और व्यंजन का निर्धारण कर दिया कि स्वर 11 होंगे और व्यंजन 33 होंगे। इसके पीछे पैमाना क्या है? कैसे हम स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, इसके पीछे क्या तर्क है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्वर और व्यंजन का जो निर्धारण किया गया है, ये कोरी कल्पना के आधार पर नहीं किया गया है। इसके पीछे तर्क है, वैज्ञानिकता है, भाषा की, ध्वनि विज्ञान की वैज्ञानिकता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि क्यों स्वर 11 हैं और क्यों उनको स्वर कहा जाता है और क्यों स्वर को स्वर कहा जाता है, और वही बात हम व्यंजन की करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, उस चित्र को देखकर हम स्वर की परिभाषा को जानेंगे और व्यंजन और स्वर में अंतर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मानव के मुख का चित्र बना रहा हूँ, कच्चा, जो आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कच्चा चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है समझने के उद्देश्य से। देखिए अब कैसे स्वर काम करता है और कैसे व्यंजन काम करता है, फिर हम स्वर की परिभाषा पर आएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप मानव का एक कोरा चित्र देख रहे हैं, जिसमें ये तो है हमारी नासिका। जो मुख के अंग काम के हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये नासिका है, ये मुख है, यहाँ पर होता है हमारा कंठ, ये हैं फेफड़े, ये है फेफड़े। अब जिन अंगों की आवश्यकता हमें है, मैंने उन्हीं अंगों के नाम लिखे हैं। अब अगर कोई आपसे स्वर की परिभाषा पूछे तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? कई जनों के मन में आ रहा होगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर निर्बाध रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। लेकिन ये क्या निर्बाधता है, ये क्या स्वतंत्रता है, तो इसको हम जानेंगे। तो मैं स्वर की परिभाषा आपको इस चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं और व्यंजन की परिभाषा भी इसी चित्र का प्रयोग करके हम समझेंगे, और फिर उसके बीच में हम अंतर स्थापित करेंगे कि क्यों स्वर को स्वर कहा जाता है। तो देखिए, स्वर की परिभाषा में सबसे पहला शब्द आप पकड़ लेना, हवा। ठीक है, हवा शब्द से परिभाषा शुरू हो रही है। तो हवा, परिभाषा शुरू कर रहा हूं। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर, हवा
फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के, मैंने शब्द काम में लिया बिना किसी अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा, यानी हवा फेफड़ों से ऊपर उठ रही है, कहीं पर भी अवरोध नहीं आ रहा है। कहाँ पर अवरोध नहीं आ रहा है? तो ये सब अवरोध के स्थल मैंने लिखे हुए हैं, है ना। न कंठ में कहीं अवरोध आ रहा है, न मुख में कहीं अवरोध आ रहा है, न नासिका में कहीं अवरोध आ रहा है। एक बार फिर परिभाषा पर चलते हैं। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के मुख या नाक से बाहर निकले, बिना किसी अवरोध के मुख या नाक से बाहर निकले, और जिस ध्वनि का उच्चारण हो, जिस ध्वनि का उच्चारण हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर। तो ये स्वर की परिभाषा हुई। इस परिभाषा को अब मैं त्वरित रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बिना किसी रुकावट के मैं बोलने जा रहा हूं, इस परिभाषा को समझिएगा। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के मुख या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो उसे कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाएगा? स्वर। तो ये इस परिभाषा में हमने क्या खास बात देखी? तो इस परिभाषा में जो हमारे फेफड़े हैं, ये फेफड़े वायु को ऊपर उठाते हैं। अगर हम अपने मुख से धीरे बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं या तीव्र बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ये फेफड़े निर्धारण करेंगे। ये जितनी वायु को ऊपर की ओर फेंकेंगे उतनी ही आवाज़ कम, मध्यम और ज़्यादा होगी। ठीक है। तो फेफड़ों का क्या योगदान है आवाज़ में, वो मैंने आपको बताया। तो देखिए, हवा फेफड़ों से ऊपर उठ रही है, न कंठ में कहीं अवरोध आ रहा है, न मुख विवर में कहीं अवरोध आ रहा है, न नासिका में कहीं अवरोध आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ध्वनि के उच्चारण में पूरा मुंह खुला हुआ है, न कंठ का प्रयोग हो रहा है न नासिका का, और ध्वनि बाहर निकल रही है। तो ऐसी ध्वनि को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसी ध्वनि को स्वर के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसका हम उल्टा कर दें तो ये परिभाषा बन जाती है व्यंजन की। जी हाँ, अब विपरीत क्या करना है? तो परिभाषा में फिर बोल रहा हूँ व्यंजन की, और जैसी स्वर की परिभाषा थी वैसी की वैसी परिभाषा व्यंजन की है। सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वो शब्द हमें ध्यान रखना है। तो मैं अब व्यंजन की परिभाषा आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान इधर ही रखिएगा। ये परिभाषा भी हवा से शुरू हो रही है। तो पहला शब्द ध्यान रखना, हवा। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर, हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर अवरोध के साथ, शब्द ध्यान रखना, अवरोध के साथ मुंह या नाक से बाहर निकले। हवा फेफड़ों से ऊपर उठकर मुंह या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो उसे कहा जाएगा व्यंजन। ठीक है। तो ये व्यंजन है। तो अंतर क्या हुआ स्वर और व्यंजन में, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर हुआ कि स्वर के उच्चारण में कहीं पर अवरोध नहीं आ रहा था, जबकि व्यंजन के उच्चारण में अवरोध आ रहा था। ठीक है। तो ये स्वर और व्यंजन में एक प्रमुख बिंदु है अंतर स्थापित करने का, कि स्वर के उच्चारण में अवरोध नहीं आता, ध्वनि निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, और इसी तरह से व्यंजन के उच्चारण में अवरोध आता है ना। तो ये ध्वनि कहीं न कहीं या तो कंठ में कहीं टकरा करके मुख से बाहर निकलेगी, या मुख के किसी अंग से टकरा कर बाहर निकलेगी, या नासिका से बाहर निकलेगी। तो इस आधार पर हम देखें तो अवरोध के आधार पर जिस किसी ध्वनि के उच्चारण में अवरोध नहीं आता वो स्वर है, और जिस ध्वनि के उच्चारण में अवरोध आता है वो व्यंजन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर को परिभाषित करेंगे। मेरे ख्याल से ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर हमने स्वर और व्यंजन का निर्धारण कर लिया, जो कि पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे परीक्षा के लिहाज से। तो एक प्रश्न यहाँ पर परीक्षा का ये बन गया कि स्वर और व्यंजन के निर्धारण में प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो अवरोध के स्थल होते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर को पूरी तरह से विश्लेषित करके पढ़ेंगे
कि आखिर स्वर कौन कौन से हैं, कितने इसके प्रकार हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की अवधि और वायु की मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यानी उच्चारण की अवधि, यानी कितना समय लग रहा है उस स्वर को बोलने में, और वायु की मात्रा कितनी प्रयोग में आ रही है, उसके आधार पर 3 प्रकार के स्वर मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। 3 प्रकार आपके सामने हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे, इसको हम समझेंगे एक एक करके, और उस पर कैसे प्रश्न बनते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो ये जो स्वर आपको दिख रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें कोई ऐसे स्वर हैं जो छोटे हैं और कोई ऐसे स्वर हैं जो बड़े हैं। ठीक है, अब किस आधार पर छोटे और बड़े का निर्धारण किया गया, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि उच्चारण की अवधि और वायु की मात्रा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय और कम वायु का प्रयोग हो, कम समय और कम वायु का प्रयोग हो, उसको कहेंगे ह्रस्व स्वर। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय भी लग रहा है और वायु का प्रयोग भी अधिक आ रहा है, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। तो इस आधार पर हमें इन 11 स्वरों को इन दोनों में व्याख्यायित करना है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो एक चीज ध्यान रखनी है, ह्रस्व स्वर यहां पर मैं निशान लगा रहा हूं। ये 4 स्वर आपके सामने हैं, कौन कौन से? अ, ई, उ और री। जी हाँ, ये 4 स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, छोटे स्वर कहा जाता है। अब क्यों? तो इसका हम परीक्षण करेंगे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो बाकी बचे जितने भी स्वर हैं ह्रस्व स्वर के अलावा, वो दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, जिसमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये ह्रस्व स्वर हो गए और दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, अब छोटे और बड़े का हम परीक्षण करेंगे कि सही में क्या कम वायु का प्रयोग ह्रस्व में हो रहा है, कम समय का प्रयोग हो रहा है, और दीर्घ स्वर में उसकी तुलना में ज़्यादा हो रहा है। तो परीक्षण सिर्फ एक वर्ण के आधार पर हम कर लेते हैं, अ और आ के आधार पर। तो जैसे ही हम अपने मुख से परीक्षण करने के उद्देश्य से बोलते हैं अ और फिर बोलते हैं आ, तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अ में समय भी कम लगा और वायु की मात्रा भी कम प्रयोग में आई, जबकि आ में मुख हमारा पूरा खुल गया, अर्थात वायु का प्रयोग ज़्यादा प्रयोग में आया और समय भी ज़्यादा लगा। तो एक मात्रा का फर्क है, यहाँ पर एक मात्रा कम है तो यहाँ पर एक मात्रा ज़्यादा है। तो इस आधार पर छोटे स्वर और बड़े स्वर का निर्धारण किया गया है। अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं, और आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनको बोलने में समय भी ज़्यादा लग रहा है और वायु का प्रयोग भी ज़्यादा हो रहा है ह्रस्व स्वर की तुलना में। ठीक है, अब बात करें, यहाँ पर एक ऐसा स्वर है री, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ह्रस्व स्वर हैं जितने अ, ई, उ और री, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, विकल्पों में से तलाशिए। देखना परीक्षा के प्रश्न, अब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से ह्रस्व स्वर के विकल्पों को तलाश कीजिए। उसमें अ में पूछ लिया अ, ई, उ, री, ब में पूछ लिया आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए,
और स में पूछ लिया अ, आ, री, और द में पूछ लिया इनमें से कोई नहीं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जो स ऑप्शन था इसमें ह्रस्व भी था और दीर्घ भी था, और अ ऑप्शन जो अविकल्प था हमारा उसमें ह्रस्व स्वर थे पूरे, ब में पूरे दीर्घ थे, और स में ह्रस्व और दीर्घ दोनों थे। अब क्या किया जाए, क्योंकि स में भी तो ह्रस्व है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जिस विकल्प में शुद्ध पूरे उत्तर हों वही हमारा उत्तर सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, विकल्प अ, जिसमें सारे के सारे ह्रस्व स्वर थे। ठीक है, तो ये अ, ई, उ और री, इस पर एक और प्रश्न बनता है कि ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक पहला प्रश्न ये बना, तो इसका उत्तर क्या है कि ह्रस्व स्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, मूल स्वर। इस पर परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। और ह्रस्व स्वर का नाम न लेकर के परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने हैं बताइए, तो वहां पर वही बात है अ, ई, उ और री। अब प्रश्न ये है कि इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है। ह्रस्व स्वर तो हमने पता कर लिया कि वायु का प्रयोग कम है और उच्चारण की अवधि भी कम है, लेकिन मूल का मतलब ये होता है कि हमारी भाषा की सबसे प्रारंभिक या प्रस्थान बिंदु के ये चार ध्वनियां हैं, ये चार ध्वनियां हैं मूल ध्वनियां जिनको कहा जाता है। मूल का मतलब होता है जड़, अर्थात जड़ में कोई ध्वनि है भाषा की तो वो ये चार ध्वनियां हैं, इनसे ही बाकी सारी ध्वनियों का निर्माण हुआ है। आ का निर्माण भी अ से हुआ है, ई का भी इसी से हुआ है। तो कहने का मतलब प्रारंभिक ध्वनियां, मूल ध्वनियां कौन सी हैं, तो अ, ई, उ और री, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ ध्वनि, दीर्घ स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अगला जो हमारा यहाँ पर बिंदु आपको दिख रहा है प्लूत स्वर। अब प्लूत स्वर किसे कहेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि ह्रस्व में एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं, यानी उच्चारण का समय बढ़ गया, वायु की मात्रा बढ़ गई। तो प्लूत में दीर्घ से भी अधिक समय और वायु का प्रयोग होता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय और वायु का प्रयोग हो उसे प्लूत स्वर कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम कैसे कैसे संभव है ये। तो जैसे राम नाम का मेरा एक मित्र है, राम यहाँ पर बैठा है कक्षा में, तो मैं कहूँगा राम, लेकिन राम थोड़ा सा दूर है, राम बहुत दूर खड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको राम कहूँगा तो वो नहीं सुनेगा, तो मैं उसको कैसे बुलाऊंगा, कैसे पुकारूंगा उसे, राम। अब देखिए राम और राम मैंने लंबा खींच लिया, तो यहाँ पर प्लूत स्वर का प्रयोग हुआ है। कैसे, इसको एक चिन्ह के द्वारा समझते हैं। प्लूत स्वर को प्रदर्शित करने का जो चिन्ह है वो अंग्रेजी का एस है, ठीक है। इसके द्वारा या फिर इस चिन्ह के द्वारा हम प्लूत स्वर को जानते हैं। कैसे, तो जैसे मैंने बताया राम, और दूसरा मैंने बताया राम, तो यहां पर मात्रा बढ़ गई और अवधि भी बढ़ गई, तो इस आधार पर इसको हम कह सकते हैं प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, उच्चारण की अवधि भी बढ़ जाती है, उसको लंबा खींचा जाता है। तो नाटकों के संवादों में किसी को बुलाने और पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया प्लूत स्वर। अब आगे हम बात करते हैं अन्य स्वरों की। एक ऐसा स्वर है जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है, जिसका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये स्वर हिंदी में प्रवेश कर गया है, ये अंग्रेजी का स्वर है, ये हमें पता नहीं चलता। तो इसको हम समझते हैं, तो यहाँ पर उसको हम लिखेंगे आगत स्वर। ऐसा कौन सा स्वर है जिसको आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। आगत का मतलब हमने लिया है उसको किसी दूसरी भाषा से, और वो है अंग्रेजी का ओ। ये जो ओ स्वर है ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है। अगर मैं आप विद्यार्थियों से पूछूं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है। क्या आपने ये कहा विद्यालय और महाविद्यालय, नहीं, है ना। तो जैसे हम नॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं,
तो वहाँ पर अंग्रेजी के ओ स्वर का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कॉलेज में ओ की मात्रा लगी हुई है, कॉलेज, तो ये अंग्रेजी का स्वर है जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे और अयोगवा की बात करें। अयोगवा ध्वनियाँ कौन सी हैं स्वरों में जो थी पहले, तो अयोगवा नाम से हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, अयोगवाह, योग का मतलब होता है जुड़ना और आगे उपसर्ग लग गया है अ, इसका मतलब हुआ जो जुड़ता नहीं है ना। तो हिंदी में दो स्वर ऐसे हैं जो अयोगवा के नाम से जाने जाते हैं, अयोगवा ध्वनियों के नाम से जाने जाते हैं, और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि अयोगवा ध्वनियाँ निम्न में से कौन सी हैं, पता कीजिए, विकल्प तलाशिए। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने 11 स्वर पढ़े, लेकिन बचपन से जब हम मास्टर जी हमको पढ़ाया करते थे हिंदी व्याकरण, तो हम दो ध्वनियाँ और स्वर के साथ में पढ़े हैं, और वो थी अम और अह। ये दो ध्वनियों की बात करते हैं, अम और अह। जब हम अम का उच्चारण करते हैं तो अ का अलग उच्चारण हो रहा है, म का अलग हो रहा है। अह की बात करते हैं तो अ का अलग उच्चारण हो रहा है और ह अलग निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये म और ये ह, इसका स्वर के साथ में कोई मेल ही नहीं होता, इसलिए इसका योग नहीं हो रहा, इसलिए इसको कहा जाता है अयोगवाह, अम अह, है ना। तो ये दो ध्वनियां हैं जिनको अयोगवाह ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं, ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। तो इस आधार पर ये स्वर के भेद हो गए, किस आधार पर, उच्चारण की अवधि और वायु की मात्रा के आधार पर। अब हम थोड़ा और स्वर को आगे की ओर पढ़ेंगे, परीक्षा के लिहाज से और क्या पूछ सकते हैं इसमें। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद बताइए। तो यह उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, अगर परीक्षा में यह पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। पहला अनुनासिक स्वर और दूसरा निर्नुनासिक स्वर। अब इसको समझेंगे हम, अनुनासिक स्वर किसे कहेंगे और निर्नुनासिक स्वर किसे कहेंगे। अनुनासिक स्वर में, जैसे कि मैंने आपको चित्र बना के बताया था, हवा फेफड़ों के ऊपर उठकर बिना किसी अवरोध के मुंह या नाक से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो वो स्वर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुनासिक स्वर में हमें ये समझना है कि हवा फेफड़ों से ऊपर उठ रही है, कहीं अवरोध भी नहीं आ रहा, लेकिन मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है, दोनों से ध्वनि बाहर निकल रही है, तो उस ध्वनि को हम कहेंगे अनुनासिक स्वर। सामान्यतः क्या होता है कि स्वर के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है, लेकिन अगर ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में मुंह का भी प्रयोग हो रहा है, नाक का भी प्रयोग हो रहा है, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, तो ऐसी ध्वनियों को हम अनुनासिक कहेंगे। मुंह के साथ नाक का प्रयोग। अब इसको समझेंगे, ऐसी ध्वनियों को हम लिखेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे कि अनुनासिक है ना। तो मैं यहां पर एक चिन्ह बना रहा हूं, आपने चंद्रबिंदी का नाम सुना होगा, जिसको हम शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी को आप अनुनासिक स्वर कह सकते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, क्या लिखा, चाद, ठीक है। अब इसको अनुनासिक बना देते हैं, इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी मैंने। अब बोलिए, अब पता कीजिए क्या बोलेंगे आप, तो चांद, है ना। तो चांद शब्द में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। इसका और अगर आपको परीक्षण करना है तो अपनी नाक को बंद कर लीजिए और चांद बोलिए, चांद, है ना। तो यहां पर आप महसूस करेंगे कि नाक बंद करने से हम चांद नहीं बोल पा रहे हैं, और नाक को जैसे ही हम स्वतंत्र करते हैं तो हम चांद बोल पाते हैं। तो कहने का मतलब नाक का प्रयोग भी हो रहा है, अर्थात हवा यहाँ से भी निकल रही है इसके उच्चारण में। तो ये हुआ अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर को कैसे प्रदर्शित करेंगे,
तो चंद्र बिंदी लगाकर प्रदर्शित करेंगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुनासिक स्वर को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बात करें निर्नुनासिक स्वर, तो निर्नुनासिक स्वर किसे कहेंगे, तो जहां सिर्फ मुंह का प्रयोग हो, नाक का प्रयोग नहीं हो, अर्थात हवा फेफड़ों से ऊपर उठे बिना किसी अवरोध के, सिर्फ मुंह से बाहर निकले और जिस ध्वनि का उच्चारण हो उसे हम कहेंगे निर्नुनासिक स्वर, है ना। तो यहाँ पर जितने आप स्वर लिखे हुए हैं, है ना, 11 स्वर, उनको आप निर्नुनासिक का उदाहरण बता सकते हैं, है ना। अगर किसी स्वर पर चंद्रबिंदी नहीं लगी है तो वो निर्नुनासिक स्वर है, सामान्य शब्दों में कहूँ तो। अब आगे बढ़ते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, हमारी जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के हैं वो हम बात करेंगे। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अगर देखें, हमारी जो जिह्वा है, इस जिह्वा के हम 3 भाग कर दें, जिह्वा के अगर 3 भाग कर दिए हमने, तो ये हो गया आपका पश्च यानी पिछला भाग, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया अग्र भाग। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारी जो जिह्वा है, उस जिह्वा को हमने 3 भागों में बांट दिया, पश्च, मध्य और अग्र। इस आधार पर हम देखें तो स्वर, ये जो 11 स्वर हैं वो कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, है ना। कौन सा ऐसा स्वर है जो जिह्वा के पिछले भाग से उच्चरित हो रहा है, कौन सा ऐसा स्वर है जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित हो रहा है, और कौन सा ऐसा स्वर है जो जिह्वा के आगे के भाग से उच्चरित हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, परीक्षा में इस पर पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से अग्र स्वर हैं, तो विकल्प में आपको दिया होगा, तो वहाँ पर अगर आपको पता है कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी, आपसे उत्तर कर सकते हैं। तो पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र स्वर की। एक बार मैं लिख लूँगा, फिर इसका हम परीक्षण करेंगे और समझेंगे। तो अग्र स्वर हैं ई, ए, ऐ। ये 4 स्वर जो हैं वो अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। मध्य स्वर है हमारा अ, और पश्च स्वर है आ, उ, ओ, औ। अब मैंने यहाँ पर जिह्वा के 3 भाग कर दिए, पश्च, मध्य और अग्र। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जो अग्र स्वर हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो मध्य स्वर हैं, और ऐसे कौन से स्वर हैं जो पश्च स्वर हैं, जो जिह्वा के पीछे से बोले जाते हैं। तो देखिए, अग्र स्वर हैं ई, ए, ऐ, मध्य स्वर हैं अ, और पश्च स्वर हैं आ, उ, ओ, औ। अब आप कहेंगे कि इसका निर्धारण कैसे कर दिया, कि कैसे पता ये पीछे से बोले जा रहे हैं, कोई बीच से बोला जा रहा है या कोई आगे से बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, आप घर पर भी इसका परीक्षण कर सकते हैं, है ना, बड़े ध्यान से, जिसमें आवाज़ कम हो लेकिन दबाव ज़्यादा हो, इस तरह से आप परीक्षण करें तो आपको पता चल जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस में कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं। तो एक परीक्षण में करके बता देता हूँ आपको। जैसे ही हम, मेरे साथ आप उच्चारित कर सकते हैं ई, ए, ऐ। अब इसमें आप देखेंगे जिह्वा की आगे की नोक सक्रिय है। जब आप इनका उच्चारण धीमे से करते हैं परीक्षण करने के उद्देश्य से, तो जिह्वा की आगे की नोक सक्रिय हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अग्रस्वर है। अब पश्च स्वर हम बोलते हैं आ, उ, ओ, औ। तो इसमें जिह्वा, हमें ये थोड़ा सा महसूस होता है कि मुख के पीछे से ध्वनि आ रही है, अर्थात जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय है। और अब मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर है अ, जिसमें जिह्वा के दोनों बीच के किनारे सक्रिय हो जाते हैं। आप इसका परीक्षण घर पे कर सकते हैं।
और यकीनन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर पीछे से बोला जा रहा है, कौन सा मध्य से और कौन सा पश्च से बोला जा रहा है। तो इस आधार पर ये जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखा जाए तो वृत्तमुखी, जिसको वृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब आप समझते हैं, गोला, एक तरह का वृत्त, है ना। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिसमें हमारे मुख की आकृति वृत्त के समान हो जाती है ना, वृत्ताकार हो जाती है, वृत्त के आकार की हो जाती है। और ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें हमारे मुख की आकृति जो है, ओष्ठ की जो आकृति है, वो वृत्ताकार नहीं होती, सामान्य रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उ, ओ, औ, ये देखिए ये जो स्वर हैं उ, ओ, औ, और अंग्रेजी का एक और स्वर है ओ, है ना, आगत स्वर जिसको मैंने पढ़ाया था। तो ये चार जो स्वर हैं उ, ओ, औ और आ, इसमें हम देखेंगे इनके उच्चारण में जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारे देखिए होंठ एकदम गोल हो जाएंगे, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये यहाँ पर होंठ हमारे जो हैं वो एक वृत्त का रूप ले लेते हैं, इसलिए इन स्वरों को वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अ, आ, ई, ए और ऐ, ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे होंठ सामान्य रहते हैं, अर्थात गोल रूप नहीं लेते, वृत्त का रूप नहीं ले लेते, इसलिए इनको अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्वर को समझने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। कोई होंठ के आधार पर, कोई जिह्वा के आधार पर, कोई वायु की मात्रा के आधार पर। अब हम बात करेंगे मुख के खुलने की जो बनावट है। मुख अगर कम खुलता है, ज़्यादा खुलता है, कम से थोड़ा ज़्यादा या थोड़े से कम ज़्यादा खुलता है, तो उस आधार पर स्वर के भेद क्या हैं, ये अंतिम प्रकार है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर रहा हूँ और आप भी नोट कर लीजिएगा। जिसमें सबसे पहला आता है संवृत्त स्वर, जिसमें मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है। इसके बाद अर्ध संवृत्त स्वर, संवृत्त की अपेक्षा ज़्यादा खुलता है। तीसरा आता है विवृत स्वर, जिसमें मुख अधिक खुलता है। और अंतिम है अर्ध विवृत स्वर, जिसमें विवृत से कम एवं अर्ध संवृत से ज़्यादा खुलता है। तो ये स्वर हुए जिसमें संवृत स्वर, जिसमें मुख बिल्कुल कम खुलता है, अर्ध संवृत संवृत की अपेक्षा यानी इससे इसकी तुलना में ज़्यादा खुलता है, विवृत स्वर जिसमें मुख बहुत ज़्यादा खुलता है, और अर्ध विवृत जिसमें विवृत से कम लेकिन अर्ध संवृत से ज़्यादा खुलता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं, संवृत में कौन कौन से आएंगे। तो ई, बड़ी ई, ऊ,
बड़ा ऊ और री। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धसंवृत की, तो अर्धसंवृत में आ जाएगा ए और ओ। इसके बाद विवृत स्वर में आ और अर्धविवृत में अ, ऐ और औ। ये जो स्वर हैं ये मुख के खुलने की अवस्था के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। संवृत स्वर मुख कम खुलता है, ई ऊ री, जिसमें आप देखेंगे होंठ बिल्कुल पास हैं, मुख कम खुल रहा है। अर्धसंवृत स्वर संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता है, यानी संवृत से ज़्यादा मुख खुलेगा, तो वो है ए ओ, ये ज़्यादा खुल गया। इसके बाद विवृत स्वर, इसमें मुख सबसे ज़्यादा खुलेगा, तो वो हो गया आ। अब जैसे ही हम आ का उच्चारण करते हैं हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। इसके बाद अर्धविवृत स्वर, जिसमें विवृत से कम लेकिन अर्धसंवृत से ज़्यादा मुख खुलता है, तो वो है अ, ऐ और औ। तो मित्रों, आज के लिए यहाँ तक स्वर का निर्धारण हमने देखा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ में लाइव क्लास में आपको व्यंजनों का वर्गीकरण में पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, आज का ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कल की कक्षा में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।